नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में खबरें आपके राज्य की भी होंगी और आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। पीएम मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एयर शो के जरिए सैन्य शक्ति प्रदर्शन करेंगे। एयर शो के मद्देनजर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई है। रनवे पर आज से ट्रायल शुरू हो रहा है, जो अगले 4 दिन तक चलेगा। महाराष्ट्र के 3 शहर त्रिपुरा हिंसा के विरोध में सुलगी आग में जल उठे हैं। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के आह्वान ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में हिंसक मोड़ ले लिया है। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई और पुलिस पर भी पथराव हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर लगातार प्रदूषण की मार झेल रहा है। आज प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली पोल्यूशन और दिल्ली के आसपास पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामले पर सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। त्योहारों के बाद अचानक एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एक ही दिन में दिल्ली के 14 इलाकों को सील भी कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों को 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करेंगे। नाम बदले जाने के बाद पहली बार खेल पुरस्कारों का आयोजन हो रहा है। इस बार ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा, रेसलर रवि कुमार, बॉक्सर लवलीना के साथ हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री शाह आजमगढ़ और बस्ती में होंगे। गृह मंत्री सुबह करीब 10 बजे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वो दोपहर में स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद आखिर में वो सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एसपी के गढ़ आजमगढ़ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अपनी ताकत दिखाएंगे। अखिलेश यादव आज से गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर होंगे। अखिलेश यहां से समाजवादी विजय यात्रा के 3rd फेज का आगाज करेंगे और समाजवादी रथ पर सवार होकर कुशीनगर जाएंगे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी आज यूपी में अपना दम दिखाएंगे। ओवैसी पश्चिमी यूपी के मेरठ में जनसभा करेंगे। मेरठ के नौचंदी मैदान में ओवैसी की जनसभा होगी। इससे पहले भी ओवैसी यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर जनसभा और रैलियां कर रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा हो गया। मंच पर ही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मंच पे ही एसपी विधायक शाद अली और ब्रजेश यादव के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा और आर.के. चौधरी भी मौजूद रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने किसी की परवाह नहीं की। समाजवादी पार्टी के बाद जेडीयू के नेता भी जिन्ना का गुणगान करने में जुट गए हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया है। खालिद अनवर ने कहा कि देश की आजादी में जिन्ना की बड़ी भूमिका थी। वहीं नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन्हें जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान जाकर रह सकते हैं। आगरा में एक लड़की की संदिग्ध मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि लड़की ने 1.5 साल पहले दूसरे समुदाय के लड़के से शादी की थी। उसका शव पंखे से लटका मिला। इस खबर के बाद पहुंचे कुछ लोगों ने इलाके की दुकानों पर हमला किया। पुलिस के सामने नारेबाजी और पत्थरबाजी तक हुई। यूपी की समाजवादी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को गैंगरेप के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति के अलावा अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को भी उम्र कैद हुई है। तीनों गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए थे। इन लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने गैंगरेप करने और नाबालिग बेटी से रेप की कोशिश करने का आरोप लगाया था। सोनीपत डबल मर्डर के आरोपियों का दिल्ली में कल रात मेडिकल कराया गया। इससे पहले कोच पवन और उसके साथी सचिन को दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार किया गया था। कोच ने ही रेसलर निशा और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की एसआईटी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बयान रिकॉर्ड किया है, जो इस केस में आरोपी हैं। आर्यन जमानत की शर्तों के मुताबिक शुक्रवार को अटेंडेंस लगाने पहले एनसीबी के दफ्तर गए। बाद में उन्हें नवी मुंबई में बुलाकर बयान दर्ज कराया गया। भारत नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करने वाले नाइजीरिया के 3 नागरिकों को सशस्त्र सीमा बल ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों को बिहार के मधुबनी जिले के बेतौना से गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध लग रहे
इन नाइजीरियाई लोगों से पता किया जा रहा है कि भारत में दाखिल होने के पीछे उनका मकसद क्या था। इन लोगों के इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट जाली लग रहे हैं। गुरु नानक देव के 552वें जन्मदिवस के मद्देनजर पाकिस्तान ने भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए 3000 वीजा जारी किए हैं। 17 से 26 नवंबर के बीच सिख श्रद्धालु गुरु नानक देव के जन्म स्थान ननकाना साहिब और करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब समेत कई गुरुद्वारों में जा सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 15 नवंबर को वर्चुअली मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि इस दौरान बाइडेन जिनपिंग से चीन को लेकर अमेरिका की चिंताओं और अपने इरादों के बारे में बात करेंगे। ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब दोनों देशों के बीच व्यापार, मानवाधिकार और सैन्य मसलों को लेकर तनाव है। बॉर्डर पर प्रवासियों की बढ़ती भीड़ के बाद यूरोप के दो देशों पोलैंड और बेलारूस में तनाव है। इस बीच पोलैंड के राष्ट्रपति ने बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की। वहीं बेलारूस ने रूस के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया, जिसमें पैराट्रूपर्स भी शामिल हुए। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना को गंभीरता से लें। जर्मनी में शुक्रवार को कोरोना के 48,640 नए मामले सामने आए। लोगों से कहा जा रहा है कि वो ऐसे इवेंट में शरीक न हों जहां ज्यादा लोग आने वाले हों। जर्मनी में करीब 10 दिन में हर 1 लाख लोगों में से 260 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो रहा है। चिली की राजधानी सेंटियागो में सीज किए गए 13,000 हथियारों को नष्ट किया गया। दरअसल सरकार ने सरेंडर योर वेपन नाम से एक अभियान चलाया था, जिसके तहत लोगों ने खुद अपने हथियार नष्ट करने के लिए दिए। इन हथियारों को गलाया भी गया। कोरोना के केस कम होने पर रेलवे ने मुसाफिरों को राहत दी है। अब स्पेशल ट्रेनों की जगह पहले चलने वाले नामों और उनके नंबर से ट्रेनें चलेंगी। इस बदलाव से यात्रियों को कम किराया देना होगा। स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को 30% ज्यादा किराया देना पड़ रहा था। कुछ दिनों में 1700 से ज्यादा ट्रेनें फिर से चलने लगेंगी। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया जाएगा। रानी कमलापति गोंड शासक थीं। नए बने इस रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, हाई सिक्योरिटी समेत कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सेना में महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंची 11 महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने के लिए तैयार हो गया है। इन महिला अधिकारियों को 10 दिन में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल पर केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद से अब तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट कम किया है। जिन राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया है उनमें दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। दिल्ली की हवा खराब होने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी जारी की है। बोर्ड ने कहा है कि गंभीर रोगी, बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को कम से कम अगले 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये भी कहा गया है कि सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वालों को प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल में 30% की कमी करनी चाहिए। वहीं असम के डिब्रूगढ़ में एक गारमेंट गोदाम में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और गोदाम धू धू कर जल उठा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा गोदाम आग की चपेट में है और आग के सिवाय कुछ और नजर यहां नहीं आ रहा है। आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं यहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन इस आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ है और आप देखिए कि किस तरह से जद्दोजहद जारी है आग को बुझाने के लिए। गोदाम में आग से लाखों का नुकसान हुआ। गारमेंट फैक्ट्री थी और ऐसे में ये आग और तेजी के साथ बढ़ती गई। असम के डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां भीषण आग लगी और खासी मशक्कत यहां पर दमकल कर्मियों को आग बुझाने में करनी पड़ी। तो वहीं दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर लगातार प्रदूषण की मार झेल रहा है और आज प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली पॉल्यूशन और दिल्ली के आसपास पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की स्पेशल बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि दिल्ली में
जो प्रदूषण है वो कम कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में हैं। इस वक्त सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट सौंपी गई है और ये भी बताया गया है कि जब दिवाली पर पटाखे फोड़े गए उससे कितना अंतर आया, पराली की वजह से कितना अंतर आया, तो अब सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद है। तो वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच टिकट बंटवारे को लेकर जमकर हंगामा हो गया और मंच पर ही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की भी हुई। मंच पर ही समाजवादी पार्टी के विधायक शाद अली और ब्रजेश यादव के समर्थकों के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई और इस दौरान पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा और आर के चौधरी भी मौजूद रहे। आप देखिए, ये आपके सामने की तस्वीरें हैं। देखिए, माइक लगा हुआ है, मंच सजा हुआ है, लेकिन पहले तो सभी लोग मंच पर चढ़े हुए हैं और उसके बाद ये देखिए धक्का मुक्की। लाल टोपी वाले भी नीचे कूद रहे हैं या धक्का देके उनको नीचे उतारा जा रहा है। और वर्चस्व की लड़ाई, टिकट वितरण की लड़ाई, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो दौर है इस वक्त पर माहौल गर्म रहता है, टिकट के लिए अपना दावा किया जाता है। और आइए आपको दिखाते हैं आपके राज्य की बड़ी खबरें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बचे हैं और प्रदेश में सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। एक तरफ बयानबाजी का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ सूबे में राजनीति के दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री वाराणसी के अलावा आजमगढ़ और बस्ती का दौरा भी करेंगे। वाराणसी में अमित शाह सुबह करीब 10:15 बजे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर में सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचेंगे और बीजेपी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यहां अमित शाह स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का शिलान्यास भी करेंगे। आखिर में गृह मंत्री बस्ती पहुंचकर सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खेल महाकुंभ के आयोजन का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल की प्रतिभा को निखार कर देश और प्रदेश स्तर पर लाना है। इससे पहले शुक्रवार को अमित शाह वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल के सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करते रहे और उन्हें सफलता का मंत्र दिया। इसके बाद गृह मंत्री काल भैरव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया और मंदिर के महंत को अंग वस्त्रम भेंट किए। यूपी की सियासी महाभारत में जीत की पताका लहराने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने भी ताकत झोंक दी है। एक तरफ अखिलेश यादव सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में रहेंगे, तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी मेरठ में सियासी नब्ज टटोलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी की सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और पूर्वांचल की जंग जीतने के लिए अखिलेश यादव मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में आज समाजवादी पार्टी की ताकत दिखाएंगे। अखिलेश यादव का गोरखपुर इलाके का दौरा 2 दिन का होगा। अखिलेश यहां से समाजवादी विजय यात्रा के 3rd फेज का आगाज करेंगे और समाजवादी रथ पर सवार होकर कुशीनगर जाएंगे और इसके बाद अन्य जिलों का दौरा करेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जनसभाएं करने के बाद आज मेरठ में रहेंगे। यहां नौचंदी मैदान में ओवैसी की जनसभा होगी। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी आज बुंदेलखंड से मिशन 2022 का आगाज करने जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल पहले महोबा और फिर बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगी। हिंदुस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना को लेकर यूपी से शुरू हुई बहस बिहार तक पहुंच गई है। यहां की सियासत में भी जिन्ना की एंट्री हो गई है, क्योंकि जिन्ना पर बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद बिहार में जेडीयू के नेता भी जिन्ना के गुणगान करने में जुट गए हैं। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया है। खालिद अनवर ने कहा कि देश की आजादी में जिन्ना की बड़ी भूमिका थी। इतना ही नहीं, खालिद अनवर ने जिन्ना की तुलना देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी कर डाली। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी हैं, वैसे ही पाकिस्तान के लिए जिन्ना है। जेडीयू एमएलसी की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना को देश का बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताए जाने पर नीतीश सरकार में सहयोगी बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि जिन्हें जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान जाकर रह सकते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर आज भी कोई जिन्ना को पसंद कर रहा है तो उनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, उनका स्वागत वहीं हो सकता है।
दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद 83 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इन 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है और इसे किसानों के प्रति अपनी सरकार का समर्थन बताया है। हालांकि इनमें से कई आरोपी सबूतों के अभाव में कोर्ट से बरी भी हो चुके हैं, लेकिन अब इसी मामले पर नया विवाद शुरू होने के आसार हैं। राजधानी दिल्ली में किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था, लेकिन रैली के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा फैल गई। दरअसल कुछ रूटों पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी गई थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर बड़ी संख्या में किसान लाल किले पर पहुंच गए। इसके बाद स्थिति अराजकता में बदल गई थी। चन्नी सरकार की तरफ से 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए की मदद के ऐलान से पहले पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए एक और ऐलान भी किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली की सीमाओं पर अलग अलग वजहों से जान गंवाने वाले आंदोलनकारी किसानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था। अपनी किताब और हिंदुत्व की तुलना जिहादी सोच से करने को लेकर चर्चा में आए सलमान खुर्शीद ने सफाई दी है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि उन्होंने किसी को भी आतंकी नहीं बोला और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बड़ा महत्व दिया है। तो तुलना में आतंकवादी तो नहीं कहा किसी को। अगर कोई और आतंकवादी है और वो धर्म का दुरुपयोग करता है और धर्म का दुरुपयोग हिंदुत्व के लोग करते हैं, तो मैंने तो इतना ही कहा है कि धर्म का दुरुपयोग करते हैं। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को तो मैंने एक बड़ा महत्व दिया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस मामले में कूदे और कहा कि हिंदुत्व का मतलब सिख और मुसलमानों को मारना नहीं है। इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। तो खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईसिस और बोको हरम से की। खुर्शीद की यह थ्योरी कांग्रेस के कई नेताओं को भी हजम नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी उनके समर्थन में उतर आए। और ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा कि क्या राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर लिया है? हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। संकेतों में सलमान खुर्शीद के विवादास्पद बयान का बचाव करते हुए राहुल गांधी क्या सेल्फ गोल कर चुके हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते वक्त राहुल भूल गए कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो यही सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? ये नए नाम की क्या जरूरत? दरअसल हिंदू और हिंदुत्व पर अपनी थ्योरी देते वक्त राहुल सलमान खुर्शीद के उस बयान के समर्थन में खड़े दिखे जिसमें खुर्शीद ने दुनिया के 2 बड़े क्रूर आतंकी संगठनों आईएसआईएस और बोको हरम की तुलना हिंदुत्व से की है। लेकिन मसला खुर्शीद के बयान या राहुल के उनके समर्थन का नहीं है। सवाल यह है कि इस बयान की जरूरत क्या थी। सवाल यह है कि राहुल खुद को बड़ा सेक्युलर साबित करने और एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में सेल्फ गोल कर गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राहुल के बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मसालेदार मुद्दा थमा दिया है? ये सारे सवाल इसीलिए क्योंकि सलमान खुर्शीद ने जो किताब में लिखा है उसे लेकर कांग्रेस के कई नेता ही खुर्शीद के साथ खड़े नहीं दिखते। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। विवाद को तूल देते हुए राशिद अल्वी जैसे कांग्रेस के नेता ऐसे फिजूल बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को कांग्रेस को घेरने के लिए मसाला देते हैं। सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए। सलमान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ही गलत कहा है एंड ही शुड से सॉरी। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं
उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। दिलचस्प ये कि सलमान खुर्शीद एक विवाद के आसरे अपनी किताब की पब्लिसिटी भले करा गए, लेकिन उनकी राजनीतिक जमीन का सच ये है कि 2014 के बाद से वो फर्रुखाबाद की अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं और अब इस विवाद के जरिए कांग्रेस हिंदुओं के वोट खोएगी ही। अलबत्ता मुसलमानों के वोटों के अखिलेश और ओवैसी समेत इतने दावेदार हैं कि यूपी में कांग्रेस को इस विवाद का फायदा होता नहीं दिख रहा है। यूपी में 19% मुसलमान हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी 80% है। इस सच के बावजूद इसके बाद राहुल गांधी ने खुर्शीद का समर्थन कर हिंदू बहुसंख्यकों की नाराजगी मोल ले ली है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। कांग्रेस की तरफ से बहुसंख्यकों को खुद से दूर करने का फिदायीन कदम पहली बार नहीं उठाया है। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि भारत को हिंदुओं से खतरा है, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व के खिलाफ विवादित बयान देने का इतिहास रहा है। पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह तो कहते हैं कि हिंदुत्व शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी ही है जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती है तो कभी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई पर अड़ंगा डालती है। दरअसल मणिशंकर अय्यर का 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला बताने जैसा बयान हो या गुजरात चुनाव से पहले मोदी को नीच कहना, उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। लेकिन राहुल के तेवर देखकर संकेत यही है कि कांग्रेस ने पुरानी गलतियों से सबक नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।